आप सबको पता है कि हम अपने उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की करंट अफेयर मैगजीन को कवर करने जा रहे हैं, जिसे हम 9 पार्ट में कवर कर रहे हैं तथा वर्तमान तक हमने आपको 5 पार्ट अच्छे से दे दिए हैं। इसके बाद हम अभी ये पार्ट 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड बजट का सार, उनमें महत्वपूर्ण प्रावधान और पलायन आयोग की रिपोर्ट को आपको कवर कराने जा रहे हैं। इसके बाद फिर पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 आएगा और फिर पूरी करंट अफेयर की मास्टर वीडियो आने वाली है, जिससे आप पूरी करंट अफेयर के 9 पार्ट को एक ही बार रिवाइज करके अपनी करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम अपने पार्ट 6 में उत्तराखंड बजट, महत्वपूर्ण प्रावधान और पलायन आयोग की रिपोर्ट को कवर करते हैं। तो उत्तराखंड का बजट जो 2024-25 का बजट है, यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड की त्रिवेणी पर आधारित है। इसकी आत्मा समावेशी एवं सर्वस्पर्शी है और मंजरी अग्रणी उत्तराखंड है। यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड की त्रिवेणी पर आधारित है। इसकी समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास है। इसकी आत्मा समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास है और मंजली अग्रणी उत्तराखंड है। अग्रणी उत्तराखंड के संकल्प की पूर्ति के लिए यह बजट एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सशक्त प्रेरणा से हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति यानी ज्ञान को फोकस में रखकर प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। और ज्ञान से यहाँ गरीब, जी से यहाँ गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति ज्ञान। तो यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड की त्रिवेणी पर आधारित है। इसकी आत्मा समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास है और मंजिल अग्रणी उत्तराखंड है। अग्रणी उत्तराखंड के संकल्प की पूर्ति के लिए यह बजट एक व्यापक दृष्टिकोण पर प्रतिबिंब है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सशक्त प्रेरणा से हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति ज्ञान को फोकस में रखकर प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमने 7 प्राथमिक बिंदुओं पर इस बजट को विशेष रूप से केंद्रित करने का प्रयास किया है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमने 7 प्राथमिक बिंदुओं को इस बजट में विशेष रूप से केंद्रित किया है, जिनमें पहला बिंदु मानव पूंजी में निवेश, दूसरा समग्र कल्याण की दृष्टि से समता, संवर्धन तथा समावेशी विकास, तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, चौथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन व अनुसंरक्षण, पांचवा निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता, छठा प्रौद्योगिकी आधारित विकास, सातवां इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन। तो इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए 7 प्राथमिक बिंदुओं पर इस बजट को विशेष रूप से केंद्रित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें पहला मानव पूंजी में निवेश, दूसरा समग्र कल्याण की दृष्टि से समता, संवर्धन तथा समावेशी विकास, तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, चौथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि और सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन व अनुरक्षण, पांचवा निर्बाध व सुरक्षित संयोजकता, छठा प्रौद्योगिकी आधारित विकास, सातवां इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन है। यदि हम अपने बजट के आकार को देखें तो 2023-24 के सापेक्ष इसमें 15.27 की वृद्धि की गई है। 2023-24 के सापेक्ष 24-25 के बजट में 15.27% की वृद्धि की गई है और 89,230.07 करोड़ हमारे बजट का आकार है। 89,230.07 करोड़ इस बार हमारे बजट का आकार है। इसमें हम व्यय को देखें तो इस बार हमारा राजस्व व्यय 55,815.77 करोड़, पूंजीगत व्यय 33,414.30 करोड़ और पूंजीगत परिव्यय 13,779.67 करोड़ है। यदि प्राप्तियों की बात करें तो कुल प्राप्तियां इस बार 88,597.11 करोड़, राजस्व प्राप्तियां 60,552.90 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 28,044.21 करोड़ प्राप्त हुई हैं। इस बार बजट का आकार देखें तो 89,230.07 करोड़, जो 2023-24 के बजट से 15.27% अधिक है। इसमें हम व्यय को देखें तो राजस्व व्यय 55,815.77 करोड़, पूंजीगत व्यय 33,414.30 करोड़, पूंजीगत परिव्यय 13,779.67 करोड़ है। यदि प्राप्तियों की बात करें तो कुल प्राप्तियां 88,597.11 करोड़, राजस्व प्राप्तियां 60,552.90 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 28,044.21 करोड़ हैं। इस बजट में
एफआरबीएम अधिनियम का भी अनुपालन किया गया है। इस बजट में एफआरबीएम अधिनियम का भी अनुपालन किया गया है। 4737.13 करोड़ राजस्व आधिक्य के परसेंट के रूप में 1.20% है। 4737.13 करोड़ राजस्व आधिक्य है जो जीएसडीपी के परसेंट में 1.20% बैठता है। राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी के परसेंट में जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम की 3% सीमा के अंतर्गत ही रखा गया है, 2.39% रखा गया है। 4737 करोड़ हमारा राजस्व आधिक्य है जो जीएसडीपी के परसेंट में 1.20 है, और राजकोषीय घाटा अगर देखें तो जीएसडीपी के परसेंट में हमने एफआरबीएम एक्ट के तहत ही उसकी 3% सीमा के अंतर्गत ही 2.39% रखा है। और ऋणों की बात करें तो जीएसडीपी के परसेंट में एफआरबीएम की 32.8% की सीमा के अंतर्गत ही ऋण को रखा गया है, 24.33%। एफआरबीएम अधिनियम का पूरी तरीके से वर्तमान बजट में पालन किया गया है। 4737.13 करोड़ राजस्व आधिक्य है जो जीएसडीपी के परसेंट में 1.20% है। राजकोषीय घाटा जो एफआरबीएम एक्ट के तहत 3% की सीमा होती है उसके अंतर्गत ही रखकर 2.39% रखा गया है, और जीएसडीपी के 32.8% की सीमा ऋण की होनी चाहिए। एफआरबीएम एक्ट यह कहता है, यह भी सीमा रखी गई है। 24.33% ही जीएसडीपी के परसेंट में ऋण रखा गया है। यदि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो इस बार 2024-25 में अनुमानित है 3,94,000 करोड़। 2024-25 में राज्य का जीएसडीपी 3,94,000 करोड़ है जो 2023-24 में 3,46,000 करोड़ था, और 2022-23 में 3,03,000 करोड़ है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2024-25 में 3,94,000 करोड़ है जो 2023-24 में 3,46,000 करोड़ था, और 2022-23 में 3,03,000 करोड़ था। राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के योगदान को देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान को देखें तो प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का योगदान इस बार 9.99% है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर में भी सर्वाधिक योगदान कृषि का है 39.29%, और उधम सिंह नगर प्राथमिक सेक्टर में सबसे अधिक और रुद्रप्रयाग सबसे कम सहयोग कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में 9.9% योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, और प्राथमिक क्षेत्र में भी सर्वाधिक योगदान कृषि का 39.29% है। उधम सिंह नगर प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक और रुद्रप्रयाग का सबसे कम योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो 46.84% योगदान है, और इसमें भी सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का 68.23% है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 46.84% है, इसमें भी विनिर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक है 68.23%। हरिद्वार द्वितीयक क्षेत्र में सबसे अधिक और बागेश्वर सबसे कम योगदान कर रहा है। हरिद्वार द्वितीयक क्षेत्र में सबसे अधिक और बागेश्वर सबसे कम योगदान कर रहा है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो 43.17% सेवा क्षेत्र का योगदान है, जिसमें सर्वाधिक योगदान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का 34.70% है। देहरादून सर्विस सेक्टर या तृतीय सेक्टर में सर्वाधिक योगदान और रुद्रप्रयाग सबसे कम योगदान कर रहा है। वर्ष 2021-22 में अंतरिम अनुमानों में हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक 85,636.20 करोड़ था, जबकि रुद्रप्रयाग का सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम 4838.87 करोड़ है। राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के योगदान को देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% है। इसमें भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि का योगदान 39.29% है। उधम सिंह नगर सबसे अधिक और रुद्रप्रयाग प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम योगदान करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को देखें तो 46.84% योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र में भी विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 68.23% है, और हरिद्वार इसमें सर्वाधिक योगदान दे रहा है, और बागेश्वर सबसे कम योगदान द्वितीयक क्षेत्र में दे रहा है। तृतीयक क्षेत्र के योगदान को देखें तो 43.17% तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। इसमें भी सर्वाधिक योगदान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का 34.70% है। देहरादून का योगदान इसमें सबसे अधिक और रुद्रप्रयाग का योगदान सर्विस सेक्टर में सबसे कम है। वर्ष 2021-22 के अंतरिम अनुमानों में हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक 85,636.20 करोड़ था, और रुद्रप्रयाग का जीडीपी सबसे कम 4838.87 करोड़ था। यदि राज्य में प्रति व्यक्ति आय को देखें तो 2022-23 में
उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,30,994 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 2,60,201% हो गई थी। 2,60,201 हो गई थी, जो प्रतिशत में वृद्धि देखें तो 12% की वृद्धि हुई थी। 2022-23 से 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 12% की वृद्धि हुई थी, क्योंकि 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 थी और 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 2,30,994 थी। प्रतिशत वृद्धि 12% की हुई थी। 2022 से 2023-24 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है 3,62,688। इसके बाद उधम सिंह नगर 2,69,070 और तीसरे स्थान पर देहरादून प्रति व्यक्ति आय में आता है 2,35,707। यदि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिलों को देखें तो हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 3,62,688, उधम सिंह नगर की प्रति व्यक्ति आय दूसरे स्थान पर 2,69,070 और देहरादून की प्रति व्यक्ति आय तीसरे स्थान पर 2,35,707 है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय को देखें तो रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 93,160, उससे अधिक बागेश्वर की 98,755 और उससे अधिक अल्मोड़ा की 10,000 प्रति व्यक्ति आय है। अन्य प्रति व्यक्ति आय जिलों की प्रति व्यक्ति आय देखें तो उत्तरकाशी की 1,07,281, चमोली की 1,27,330, टिहरी की 1,03,335, पौड़ी गढ़वाल की 1,08,640, पिथौरागढ़ की 1,18,678, चंपावत की 1,16,136, नैनीताल की 1,90,627 प्रति व्यक्ति आय है। और भारत सरकार या भारत की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 1,72,276 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 हो गई थी और यह वृद्धि 7 से 9% के बीच थी। तो 2022-23 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,30,994 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 2,60,201 हो गई थी, जो 12% की वृद्धि हुई थी। यदि उत्तराखंड के 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जिले को देखें तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर व देहरादून है। हरिद्वार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 3,65,688, उधम सिंह नगर में 2,69,070 दूसरे स्थान पर है और देहरादून तीसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में 2,35,707। यदि उत्तराखंड के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले देखें तो रुद्रप्रयाग की सबसे कम 93,160, बागेश्वर की उससे अधिक 98,755 और अल्मोड़ा की उससे अधिक 10,000 है। और अन्य प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों को देखें तो उत्तरकाशी की 1,07,281, चमोली की 1,27,330, टिहरी की 1,03,335, पौड़ी गढ़वाल की 1,08,640, पिथौरागढ़ की 1,18,678, चंपावत की 1,16,136 और नैनीताल की 1,90,627 है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 1,72,276 थी, जो 23-24 में बढ़कर 1,85,854 हो गई थी। 7 से 9% की वृद्धि हुई थी। अब हम देखते हैं कि हमारा रुपया कहाँ से आता है और हमारा रुपया कहाँ सबसे अधिक जाता है। तो सबसे अधिक रुपया कहाँ से आता है बात करें तो उत्तराखंड में लोक ऋण से सबसे अधिक रुपया 31.30% आता है। उसके बाद स्वयं के कर राजस्व से हमें 25.24% प्राप्त होता है। उत्तराखंड में लोक ऋण से सर्वाधिक रुपया आता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर स्वयं का कर राजस्व है। तीसरे स्थान पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है। तीसरे स्थान पर 21.90%। चौथे स्थान की बात करें तो केंद्र करों में राज्यों का अंश 15.29%। चौथे स्थान पर इससे रुपया आता है। पांचवें स्थान पर करोत्तर राजस्व 5.46% और छठे स्थान पर लोक लेखा शुद्ध से पैसा आता है 0.67% और सातवें स्थान पर ऋणों की अग्रिम वसूली से पैसा आता है 0.14%। तो उत्तराखंड में यदि देखें तो रुपया कहाँ से आता है, सबसे अधिक लोक ऋण से पैसा 31.30% आता है। उसके बाद स्वयं के कर राजस्व से 25.24%। उसके बाद केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 21.90% मिलता है। उसके बाद केंद्रीय करों में राज्यों के अंश से 15.29% मिलता है। करोत्तर राजस्व की बात, पांचवें स्थान पर करोत्तर राजस्व 5.46% और छठे स्थान पर लोक लेखा शुद्ध आता है 0.67% और छठे स्थान पर लोक लेखा शुद्ध आता है। पांचवें पर करोत्तर राजस्व 5.46 और सातवें पर ऋणों की अग्रिम वसूली से पैसा आता है 0.14%। यदि देखें तो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ कितना ज़्यादा पैसा जाता है, यह देखें तो सबसे अधिक वेतन भत्ते और मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में उत्तराखंड सरकार का पैसा जाता है 22.63%। सबसे अधिक उत्तराखंड सरकार का पैसा वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में 22.63% जाता है। उसके बाद कुछ अन्य व्यय में पैसे जाते हैं 22.55%। अन्य व्यय में पैसे जाते हैं। निवेश ऋण में
4.3%। तीसरे स्थान पर बृहत निर्माण एवं लघु निर्माण कार्य में बड़े निर्माण और लघु निर्माण कार्य में 10% चला जाता है। पांचवें स्थान पर पेंशन और अनुतोषिक में पैसा जाता है। छठे स्थान पर ब्याज और लाभांश में पैसा जाता है। सातवें स्थान पर सहायक अनुदान, अंशदान और राज्य सहायता में पैसा जाता है। तो रुपया जाता है वेतन भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान व्यय में सबसे अधिक 22.63%, अन्य व्यय में 22.55%, निवेश ऋण में 22.43%, बृहत निर्माण और लघु निर्माण कार्य में चौथे स्थान पर 10.41%, पेंशन अनुतोषिक में 9.12% और छठे स्थान पर ब्याज लाभांश में पैसा जाता है 7.46%, सहायक अनुदान, अंशदान और राज्य सहायता में पैसा जाता है 5.41%। तो रुपया आता है लोक ऋण से सबसे अधिक 31.30%, स्वयं के कर राजस्व से दूसरे स्थान पर 25.24%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में 21.90%, केंद्र करों में राज्यों के अंश से 15.29%, करोत्तर राजस्व से 5.46%, लोक लेखा शुद्ध से 0.67% और ऋणों की अग्रिम वसूली से 0.14% पैसा आता है। वेतन भत्ते, मजदूरी और आदि अधिष्ठान व्यय में सबसे अधिक पैसा जाता है 22.63%, उसके बाद अन्य व्यय में पैसा 22.55% चला जाता है। निवेश ऋण में 22.43% जाता है। बृहद निर्माण और लघु निर्माण कार्यों में 10.41% पैसा चला जाता है। पेंशन अनुतोषिक में 9.12% पैसा जाता है। ब्याज लाभांश में 7.46%, सहायक अनुदान, अंशदान और राज्य सहायता में 5.41% पैसा जाता है। यदि अपने बजट के फोकस सेक्टर को देखें तो स्वास्थ्य और शिक्षा में 15,376 करोड़ रुपए, अवसंरचना विकास में 13,780 करोड़ रुपए, गरीबी कल्याण में 5,658 करोड़ रुपए, ग्राम्य विकास में 2,910 करोड़ रुपए, शहरी विकास में 2,565 करोड़ रुपए, महिला कल्याण में 574 करोड़ रुपए, इकोनॉमी में 487 करोड़ रुपए, तकनीकी उच्च शिक्षा में 1145 करोड़ रुपए, युवा किसान में 534 करोड़ रुपए, किसान में 2,415 करोड़ रुपए। तो इस बार के बजट के फोकस सेक्टर में किन किन को क्षेत्र को कितना रुपया दिया गया है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा में 15,376 करोड़ रुपए, 13,780 अवसंरचना विकास के लिए, गरीबी कल्याण के लिए 5,658 करोड़ रुपए, ग्राम्य विकास के लिए 2,910 करोड़ रुपए, शहरी विकास के लिए 2,565 करोड़ रुपए, महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ रुपए, इकोनॉमी के लिए 487 करोड़ रुपए, तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए 1145 करोड़ रुपए, युवा कल्याण के लिए 534 करोड़ रुपए, किसान कल्याण के लिए 2,415 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमने ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम को देख लिया है। हमने अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज ऊपर हम इनकम देख के आए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। तो हमारा 2021-22 करंट ईयर में यह इनकम और बेस ईयर 2011-12 में यह इनकम है। तो यहाँ पर पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, जो एक ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। हम अपने बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान को देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 140 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के लिए 30 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 144 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 30 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है या दिए गए हैं। अन्य क्षेत्रों को रुपए देने की बात करें तो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जमरानी बांध परियोजना के लिए 2024-25 में 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सोंग परियोजना के लिए 2024-25 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखवाड़ परियोजना के लिए 2024-25 में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए इस बार 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना के लिए 46 करोड़ रुपए का, किसान एप्पल योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान, मानस खंड माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुलेशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नई मांग के माध्यम से राजस्व मद में 19 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खटीमा में
खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। हर जिले में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र खुलेंगे। वर्तमान वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अंतरिम सरकार में बजट रमेश चंद्र पोखरियाल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जब 2000 में हमारी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तब अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें रमेश पोखरियाल जी द्वारा बजट पेश किया गया था। प्रथम निर्वाचित सरकार जब चुनाव हुए तब निर्वाचित सरकार बनी थी, उसमें बजट नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा पेश किया गया था। तो सभी महत्वपूर्ण प्रावधान को देखें तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 144 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 30 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपए, मेरा गांव मेरी सड़क योजना के लिए 8 करोड़ रुपए, जमनानी बांध परियोजना के लिए 2024-25 में 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सोंग परियोजना के लिए 2024-25 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखवाड़ परियोजना के लिए 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनिटी मॉल और प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना के लिए 46 करोड़ का प्रावधान, मिशन एप्पल के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ का प्रावधान, मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, स्प्रिंग एंड रिवर रेगुलेशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नई मांग के माध्यम से राजस्व मद में 19 करोड़ रुपए का प्रावधान और पूंजीगत मद में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। हर जिले में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र खुलेंगे। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में तो अंतरिम सरकार थी, उसमें रमेश चंद्र पोखरियाल जी ने बजट पेश किया था। प्रथम निर्वाचित सरकार में बजट नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब हमने बताया था कि हम अपने इसी छठे पार्ट में ही पलायन आयोग की रिपोर्ट को भी कवर करने जा रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन पलायन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा रिपोर्ट आई है, हम उसको कवर करते हैं। तो पलायन आयोग का गठन 17 सितंबर 2017 को किया गया था। पलायन आयोग का गठन 17 सितंबर 2017 को किया गया था। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं। इसके उपाध्यक्ष एस नेगी जी हैं। इसमें सदस्य 5 और 1 सदस्य सचिव होते हैं। वर्तमान में इसका नाम ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग रखा गया है। पलायन आयोग का गठन 17 सितंबर 2017 को किया गया था। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में एस नेगी जी हैं। इसमें 5 सदस्य हैं और 1 सदस्य सचिव हैं। इसका वर्तमान नाम ग्राम्य निवारण एवं पलायन निवारण आयोग रखा गया है। इसकी प्रथम रिपोर्ट 5 मई 2018 को आई थी और इसकी द्वितीय रिपोर्ट मार्च 2023 में आई थी। प्रथम रिपोर्ट 2008 से 18 तक के पलायन को दिखाती थी और द्वितीय रिपोर्ट 2018 से 22 तक के पलायन को दिखा रही है। यहाँ पर उत्तराखंड में 2 तरह से पलायन होता है, स्थायी परमानेंट माइग्रेशन और अस्थायी पलायन टेम्पररी माइग्रेशन। यदि स्थायी पलायन को देखें तो अल्मोड़ा के द्वारहाट ताड़ीखेत से सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है। अल्मोड़ा के द्वारखाट और ताड़ीखेत से सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है। टिहरी के प्रतापगढ़ और जाखनीधार से, पौड़ी से और उधम सिंह नगर से सबसे कम स्थायी पलायन हुआ है। इस सबसे अधिक स्थायी पलायन अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी से हुआ है। अल्मोड़ा के द्वारहाट व ताड़ीखेत से सबसे अधिक, टिहरी के प्रतापगढ़ और जाखनीधार से और पौड़ी से स्थायी पलायन सबसे अधिक हुआ है। उधम सिंह नगर से स्थायी पलायन सबसे कम हुआ है। यदि अस्थायी पलायन या टेम्पररी माइग्रेशन की बात करें तो अल्मोड़ा से ही अस्थायी पलायन सबसे अधिक हुआ है और देहरादून से अस्थायी पलायन सबसे कम हुआ है। स्थायी पलायन अल्मोड़ा के द्वारहाट ताड़ीखेत से सबसे अधिक हुआ है। टिहरी के प्रतापगढ़ और जाखनीधार से, पौड़ी से और उधम सिंह नगर से सबसे कम स्थायी या पलायन माइग्रेशन हुआ है। अस्थायी पलायन या टेम्पररी माइग्रेशन अल्मोड़ा से सबसे अधिक, देहरादून से सबसे कम हुआ है। 7,950 गांवों का सर्वे किया गया है, जिसमें 2008 से 18 के दौरान 5,02,717 लोगों का पलायन हुआ है, जिसमें 50,272 लोग प्रति वर्ष पलायन किए हैं और अस्थायी पलायन 3,83,726 लोगों का हुआ है। और 2008 से 18 के ही 5,02,717 लोगों की बात करें तो 50,272 प्रति वर्ष
पलायन हुआ है, जिसमें अस्थायी पलायन 3,83,726 हुआ है। 2022 में 230 लोग रोज पलायन कर रहे हैं। सर्वे को देखें तो 7,950 गाँवों के सर्वे को देखें तो 2022 में 230 लोग रोज पलायन कर रहे हैं और 2018 में जो 138 थे। 2018 से 22 के दौरान 3,35,841 लोगों ने पलायन किया, जिसमें से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया था। प्रतिवर्ष 83,960 लोग पलायन कर रहे हैं। 83,960 लोग प्रतिवर्ष पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुल 1726 निर्जन गांव 2022 में ही हुए हैं। 2022 में उत्तराखंड में 1726 निर्जन गांव हैं। तो स्थायी पलायन में 40% की कमी भी देखी गई है। सर्वाधिक पलायन अल्मोड़ा से हुआ है और पलायन का कारण रोजगार 50%, 50.16% पलायन का कारण रोजगार है, 15.21% पलायन का कारण शिक्षा है और 8.83% पलायन स्वास्थ्य के कारण से हो रहा है। तो हम 7,950 गाँवों के सर्वे में दोबारा से पूरे पलायन आयोग को देखते हैं। तो पलायन आयोग का गठन 17 सितंबर 2017 को हुआ। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष एस नेगी जी हैं। इसमें 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। इसकी प्रथम रिपोर्ट 5 मई 2018 को आई थी, जिसमें 2008 से 18 तक के पलायन को दर्शाया गया था। इसकी द्वितीय रिपोर्ट मार्च 2023 में आई है, जिसमें 2018 से 22 तक के पलायन का आंकड़ा है। स्थायी पलायन, परमानेंट पलायन और अस्थायी पलायन, टेम्पररी पलायन, इन दोनों के आंकड़ों को देखें तो अल्मोड़ा से सर्वाधिक स्थायी पलायन हुआ है और अल्मोड़ा के द्वारहाट ताड़ीखेत से सबसे अधिक हुआ है। टिहरी के प्रतापगढ़ और चाकनीधार से भी स्थायी पलायन सर्वाधिक हुआ है। पौड़ी से भी स्थायी पलायन सर्वाधिक हुआ है। स्थायी पलायन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सबसे कम हुआ है और अस्थायी पलायन को देखें तो अल्मोड़ा से सबसे अधिक अस्थायी पलायन और देहरादून से सबसे कम अस्थायी पलायन हुआ है। 7,950 गाँवों का सर्वे किया गया है, जिसमें 2008 से 18 के दौरान 5,02,717 लोगों का पलायन हुआ। 50,272 लोग प्रतिवर्ष पलायन हुआ, जिसमें अस्थायी पलायन 3,83,726 लोगों ने 2008 से 18 के दौरान किया और 5,02,717 में से 3,83,726 लोग निकालकर जो आते हैं उन्होंने स्थायी पलायन किया और 2022 में 230 लोग रोज पलायन कर रहे हैं, जो 2018 में केवल 138 थे। 2018 से 22 में के दौरान 3,35,841 लोगों ने पलायन किया। अस्थायी पलायन इनमें से 3,07,310 लोगों ने किया। प्रतिवर्ष उत्तराखंड में 83,960 लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में 2022 में 1726 निर्जन गांव हो चुके हैं। स्थायी पलायन में 40% की कमी भी देखी गई है। सर्वाधिक पलायन उत्तराखंड में अल्मोड़ा से हो रहा है और पलायन के कारण को देखें तो रोजगार के कारण से 50.16%, शिक्षा के कारण से 15.21% और स्वास्थ्य की वजह से 8.83% लोग उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। यह हमने अपने उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की मैगजीन का पार्ट 6 कवर किया है, जिसमें हमने पूरे बजट का सार, उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान और पलायन आयोग की रिपोर्ट को आपको अच्छे से कवर कराया है। इसके बाद हम अपने पार्ट 7 में कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कुमाऊनी पहेलियाँ और कुमाऊनी गढ़वाली विशिष्ट शब्दावली को कवर करेंगे। पार्ट 8 में कुमाऊनी गढ़वाली गीतों को कवर करेंगे और पार्ट 9 में उत्तराखंड करंट अफेयर की हमने इस पूरी मैगजीन से 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह किया है, जिससे आपकी पूरी मैगजीन अच्छे से तैयार हो जाए और प्रैक्टिस के साथ रिवाइज हो जाए। और इन 9 पार्ट के बाद आपको इन 9 पार्ट की एक मर्ज मास्टर वीडियो मिलने वाली है, जिससे आप पूरी मैगजीन को एक बार में अच्छे से कवर कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप प्रत्येक वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।